बच्चों लास्ट हमने मेरिट्स पढ़ लिए थे, फीचर्स उसके पहले पढ़े थे, देन डीमेरिट्स पढ़े थे फॉर व्हाट इज कॉल्ड एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, करेक्ट? आई होप सो। इसमें कोई क्वेरी किसी की नहीं होनी चाहिए, अगर है तो प्लीज पूछ लीजिए। देयर आफ्टर वील स्टार्ट विद कार्ल मार्क्स साहब का सोशलिस्टिक सिस्टम। तो बेसिकली सोशलिस्टिक इकोनॉमी इज जस्ट अ कॉन्ट्रास्ट, चिल्ड्रन, आई रिपीट, इट इज जस्ट अ कॉन्ट्रास्ट विद दैट ऑफ कैपिटलिस्ट। सोशलिस्ट में हम क्या पढ़ेंगे? जो हमने कैपिटलिस्ट में पढ़ा था उसी का उल्टा। एवरीबडी रिमेंबर्स दैट इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी the so-called ownership of property is in the hands of a private entrepreneur. Yes or no? And the only objective is to earn profit, and goods and services are priced using the concept of price mechanism. Moral of the story is this: जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसका प्राइस बढ़ेगा, और जिसकी डिमांड कम होगी उसका प्राइस घट जाएगा। इन ह्यूज कॉन्ट्रास्ट सोशलिस्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। all the property is owned by government. The objective is not profit making, rather it is social welfare. And prices are charged, prices are regulated on the basis of need basically. अगर नीडी पब्लिक ज्यादा है तो हम चीजों को सस्ते दाम में बेचेंगे, और अगर नीडी पब्लिक कम है तो हम महंगे में बेचेंगे। So please put the heading in your copy, children, socialistic economy, and just write this 2-line definition to this. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। States socialism is like a hat which has lost its shape because too many people have worn it. तो अगर मान लीजिए आपकी कॉलोनी में सब लोगों ने मिलके एक कार खरीद ली, जब जिसका मन करता है वो कार को ड्राइव पे निकल जाता है लेकर। सो बच्चों, क्या कार की हालत ठीक रहेगी? नो। अलग अलग चलाने का तरीका है। कोई ज्यादा एक्सीलेटर पैडल पुश करेगा, कोई ब्रेक कम लगाएगा, कोई रैश ड्राइविंग करेगा, कोई बढ़िया ड्राइविंग करेगा। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में थोड़े हालत बिगड़े हुए रहते हैं, परफेक्शन जैसी चीजें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। इट्स प्रॉपर डेफिनेशन इज अगेन कोटेड है, which simply says socialistic economic system is defined as an economic system in which, यहां से स्टार्ट होते हैं इसके फीचर्स। बेसिकली means of production are owned by the entire society. जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, वी डजंट मीन कि ढेर सारे लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा सा गेस्ट हाउस खरीद दिया और उसके अंदर रह रहे हैं। तो कहने का मतलब है द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट बेसिकली। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, ऑपरेटेड बाय द पब्लिक अथॉरिटी। इसका मतलब है ऑपरेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू जनरल इकोनॉमिक प्लान, और सो कॉल्ड आखिरी पैरामीटर यहां पे आ जाएगा, फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंटायर कम्युनिटी। तो दुनिया में बच्चों यूएसएसआर अब तो नहीं रहा, यूएसएसआर के मल्टीपल पीसेस हो चुके हैं। इन पीसेस की कहानी शायद आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो आई लेट यू नो, नॉट टू वरी। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज क्लियर, सेकंड इज अंडरस्टूड, थर्ड इज अंडरस्टूड, एंड फोर्थ इज अंडरस्टूड। लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? तो सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट ओन्ड है, सारा का सारा काम सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर बेस्ड होगा, और बेनिफिट सिर्फ किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कम्युनिटी का नहीं होगा, रादर सबका होगा। तो सोवियत रशिया का नाम अगर लोगों ने सुना हो किसी जमाने में, वी यूज्ड टू कॉल इट एज यूएसएसआर। याद है सबको? अब ये जो यूएसएसआर था, इनका अमेरिका से बड़ा पंगा रहता था। क्यों पंगा रहता था? बेसिकली अमेरिका को हर उस कंट्री से प्रॉब्लम रहती है जो अमेरिका के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करता है। 1991 हमारे यहाँ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, और यूएस ने हायर किया अंकल को। कौन थे अंकल? ओसामा बिन लादेन साहब। तो ओसामा बिन लादेन जी को हायर किया गया, और सोचा गया कि कैसे यूएसए का डोमिनेशन वर्ल्ड वाइड बरकरार रहे और बाकी कंट्रीज का डोमिनेशन खत्म हो जाए। तो ओसामा बिन लादेन जी को एज एन एजेंट बना के कहां भेजा गया? यूएसएसआर। और इस यूएसएसआर के 13 टुकड़े करवा दिए गए बच्चों। मतलब अ ह्यूज नेशन वाज डिवाइडेड इनटू 13 पार्ट्स। जो आपको आजकल आर्मेनिया, अजरबैजान ये सब नजर आता है, ये सारे के सारे क्रीमिया वगैरह जो थे, ये सब यूएसएसआर ही था बेसिकली। इसमें फूट पड़वाई गई जस्ट फॉर द रीजन कि जब छोटे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डोमिनेशन इनका खत्म हो जाएगा। और उसके बाद ओसामा बिन लादेन को प्रॉमिस किया गया था कि हम आपको सो कॉल्ड कहीं का राजा महाराजा वगैरह बना देंगे। एज यूजुअल दे हैव द पॉलिसी ऑफ गेटिंग देयर वर्क डन एंड डिचिंग पीपल।
उन्होंने उसामा बिन लादेन को डिच कर दिया, तो वो भाई साहब चले गए अमेरिका के अगेंस्ट और वहीं पे तबाही मचाने लग गए। समझ में आ गया? तो आपको ये उसामा बिन लादेन का ये वाला कैरेक्टर शायद नहीं पता होगा, आपने पहली बार सुना होगा। ये उनका ट्रू कैरेक्टर था, जिन्होंने उनको बगावत करने के लिए, बॉयकॉट करने के लिए यूएस को मजबूर कर दिया। समझ में आ गई बात? तो प्लीज कॉपी दीज पॉइंट्स चिल्ड्रन which act as basic features of socialistic economy quickly. चलो, people understood the content of socialist children? चलिए, let's continue further. तो सोवियत रशिया, जिसको हम यूएसएसआर बोलते हैं, दैट वाज द फर्स्ट सोशलिस्टिक इकोनॉमी। बट हाउएवर अब ऐसा कुछ नहीं है, अब हर जगह आपको मिक्स्ड कल्चर ही नजर आता है। कॉन्स्टिट्यूशनली कोई अपने आप को कैपिटलिस्ट बोल ले, सोशलिस्ट बोल ले, बात अलग है, बट रियलिटी में ऑल आर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स इन प्रैक्टिकल सेंस। तो आपको यहाँ पे कुछ सोशलिस्ट इकोनॉमीज नजर आएंगी, रशिया, चाइना। चाइना तो मेरे को पूरा डिक्टेटरशिप लगता है, सोशलिस्टिक कहीं से है ही नहीं। चाइना के एक मुकेश अंबानी है, इनका नाम क्या है बच्चों? जैक मा। बेचारे ने कुछ बोल दिया था अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इनको कहीं गायब कर दिया गया। ये काफी टाइम बाद नजर आया बेसिकली। सो गलत लिखा है बुक्स में, बच्चों को पता नहीं क्यों गलत ज्ञान दिया जाता है, मेरे को समझ में नहीं आता। तो चाइना शुड नॉट बी कॉल्ड एज सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि गवर्नमेंट इतनी डोमिनेटिंग है। शी जिनपिंग साहब की सरकार जो है, वो हर बिजनेस में अपना 20-25% पैसा कंट्रीब्यूट करती है, सिर्फ इसलिए ताकि आपके सारे अफेयर्स हमको पता हो, टाइम टू टाइम हमको आपकी खबर मिलती रहे, जो आप एनुअल रिपोर्ट्स प्रिंट करेंगे, हम आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो हमको प्रॉफिट मिलता रहे। बट इसको पोर्ट्रे कैसे किया जा रहा है, पिक्चर कैसे डिजाइन की जा रही है? देखो गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है आपको, गवर्नमेंट के अंदर वेलफेयर मोटिव है। खाक वेलफेयर मोटिव है, ये स्पूफिंग कर रहे हैं, भेद लगा रहे हैं, कि सेंध मार रहे हैं, जिसको बोलते हैं ना स्पूफिंग करना, सेंध मारना, कि भाई हमारा सिस्टम इनको पता रहे। कोई भी कंपनी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ जा रही है तो गवर्नमेंट को उसके बारे में पहले से पता लग जाए। तो कहने को सोशलिस्टिक है, एक्चुअली पूरा सिस्टम डिक्टेटरशिप इकोनॉमी का है। एंड देन क्यूबा एंड वियतनाम तो यही छोटी छोटी कंट्रीज। So the first characteristic of socialistic economy, people should put them in the copies. Ownership of productive resource. जितने भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस हैं चिल्ड्रन, कोई भी जमीन हो गई, माइन हो गई, फैक्ट्रीज, कुछ भी हो गया चिल्ड्रन, ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। और यहां पे बच्चों स्टेट शब्द का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 12 में पार्ट 3 में, सॉरी हाँ, आर्टिकल 12 पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको स्टेट का मतलब मिलेगा गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन। तो इंडियन रेलवेज स्टेट में चलाएगा, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा जो सेंटर में है, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद जो होती है, ये सब स्टेट के अंदर आ जाते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी स्टेट का हिस्सा माने गए हैं, बट तब व्हेन दे डू सम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। तो सपोज यू आर एस्पायरिंग to appear for PCSJ exam. People know what is PCSJ? Judicial Services Administrative Exam. अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करते हो, हाई कोर्ट इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, तो हाई कोर्ट को भी आप क्या बोलेंगे बच्चों? स्टेट बोलेंगे। उत्तर प्रदेश रोड स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेट। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, बृहम नगर मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब के सब क्या होते हैं? स्टेट। तो स्टेट का मतलब गवर्नमेंट इटसेल्फ या गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसका है बच्चों? गवर्नमेंट का है कि प्राइवेट है? गवर्नमेंट है, तो ये स्टेट की डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा गवर्नमेंट ने लगाया है। बट आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सॉरी टू से, ये स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। वाई सर नहीं आएंगे? बिकॉज दे आर नॉट ओन्ड, दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इटसेल्फ एंड ऑल गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 12 पार्ट 3 of the Constitution of India defines state basically. तो सारे के सारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जितना भी लैंड, लेबर वगैरह सब कुछ है, इट इज ऑल ओन्ड बाय whom चिल्ड्रन? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं करती है, गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है? वेलफेयर के लिए। ये अभी आगे आपको नजर आएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज भी होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही नहीं चिल्ड्रन, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप भी फैक्ट्री लगा सकते हो, बट आपको गवर्नमेंट सुपरविजन के अंडर में ही चलना पड़ेगा। तो अगर आपको माइनिंग करनी है, यू आर अलाउड टू डू, बट गवर्नमेंट आपका कोटा फिक्स कर देगी कि अगर सैंड की माइनिंग करनी है फ्रॉम द रिवर, आप कितनी बालू निकाल सकते हैं। पता लगा दनादन बालू निकाले जा रहे हैं, जो ब्रिज बना था बढ़ांग नीचे गिर गया, तो ये काम आप नहीं कर सकते। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट बेसिकली। और जो भी प्राइवेट ओनरशिप है चिल्ड्रन,
दैट विल बी अंडर द सो कॉल्ड वॉचडॉगशिप, आप बोल सकते हैं शब्द, गवर्नमेंट की नजरों और निगाहों के नीचे ही रहेगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। फैक्ट्री खोलिए, गवर्नमेंट आपका कोटा बनाएगी कि इससे ऊपर आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फंडामेंटल इज क्लियर। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक प्लानिंग। सर ये इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग एज हाउ टू हैंडल, मैनेज, रन एन इकोनॉमी चिल्ड्रन इज नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग। किसी जमाने में हमारी कंट्री में बनाए जाते थे बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज पंचवर्षीय योजना, एंड वी यूज्ड टू कॉल देम एज व्हाट, 5 ईयर प्लान्स। ये प्लानिंग हमारे यहाँ 1951 से स्टार्ट हुई चिल्ड्रन, पहली पंचवर्षीय योजना, एंड इट कंटिन्यूड टिल 2017। 2012 से लेकर 2017 तक हमारा आखिरी 5 ईयर प्लान बना, जिसको हम बोलते हैं 12th 5 ईयर प्लान। तो गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के टाइम पे सोचा कि भाई देश चलेगा कैसे, आई रिपीट, देश चलेगा कैसे? तो सबसे पहले बात ये उठी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का काम 1948 से स्टार्ट हो गया था। नवंबर 49 में 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो गया, और 26 जनवरी 1950 इट वाज एनफोर्स बेसिकली। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जैसे आपके स्कूल में डिसिप्लिन कमेटी होती होगी, पीपल मस्ट बी द कॉलेज कैप्टन, कॉलेज हेड गर्ल, हेड बॉय वगैरह वगैरह, ये सब चलता है ना, और वाइस प्रीफेक्ट होते हैं, मार्शल होते हैं। सर इनका कोर्ट मार्शल हुआ था क्या? अरे नहीं भाई, ये पोस्ट वगैरह दी जाती है। ओके, हाउस प्रीफेक्ट होते हैं, हाउस कैप्टन होते हैं, हाउस इंचार्ज होते हैं। फिर उसके और नीचे आए तो क्लास मॉनिटर होता है, क्लास कैप्टन भी किसी किसी स्कूल में बनाया जाता है, आपके पास भी बैचेस होंगे वगैरह वगैरह। तो कंट्री को चलाने के लिए भी ऐसे काउंसिल कमीशन बनाए जाते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है बच्चों? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन, हेड हुआ करते थे किसी जमाने में, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुआ करते थे बच्चों। तो जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर थे कंट्री के। तो जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, प्लानिंग कमीशन बना, तो उसके बाद से ये बात वहां पे लिख दी गई कि प्राइम मिनिस्टर ही प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन या चेयरपर्सन या हेड होगा। तो लास्ट हमारा जो प्लान बना, ये 12th 5 ईयर प्लान था, 2012 से 2017। अब अगर लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कहेंगे सर 1951 2012 नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए? 63। और अगर 5-5 साल के प्लान बने सर, तो 12 5 60, बीच में 3 साल कहां गए? बीच में 3 नहीं और भी थे, गवर्नमेंट चली गई। 2 साल गवर्नमेंट हुई, सपोर्ट खींच लिया दूसरी पार्टी ने, तो गवर्नमेंट गिर गई बेसिकली। कोलेशन गवर्नमेंट समझते होंगे लोग, मिलीजुली सरकार। मैंने एक एग्जांपल दिया था, मनमोहन सिंह जी जब भीख मांगने गए थे सो कॉल्ड वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक ने पूछा भाई किसकी तरफ से आए हो? उन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जाके देखो तुम्हारे यहाँ तो जनता दल की सरकार थी, गिर गई। फिर से इलेक्शन हुए, पीवी नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर बने, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। तो बीच में गवर्नमेंट आई तो, बट कोलिशन गवर्नमेंट थी, सपोर्ट खींच लिया दूसरी पार्टी ने, तो गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई, गिर गई बेसिकली। तो ये 5 ईयर प्लान पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए। कितने प्लान तो 1 साल और 2 साल वाले भी थे। बट क्लियर? तो अल्टीमेटली प्लानिंग कमीशन का काम था प्लान्स बनाना और देश को आगे चलाना। स्टार्टिंग के प्लान्स में ऑब्जेक्टिव था कि भाई कंट्री में जो भुखमरी है, स्टारवेशन से लोग मर रहे हैं, खाने की सप्लाई शॉर्ट है, इसको कैसे पूरा किया जाए? तो फूड शॉर्टेज पे ध्यान दिया गया। जैसे जैसे फूड शॉर्टेज कंट्रोल हो गई, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन इन्वेंट किया उसी के अंदर। उसके बाद सोचा गया ये जो लोग बड़े गरीब हैं इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो सबसे पहला टारगेट स्टार्टिंग के प्लान में था फूड शॉर्टेज को कवर करो। वो कवर हुआ तो पॉवर्टी की बात सोची गई, पॉवर्टी ठीक ठाक हो गई तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया गया, एम्प्लॉयमेंट प्लान आ गए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात की गई। तो जैसे जैसे टारगेट्स अचीव करते गए, नए टारगेट सेट होते गए। बट अल्टीमेटली चिल्ड्रन 12th 5 ईयर प्लान स्टार्ट कब हुआ? 2012 में, कांग्रेस की जो यूपीए की आखिरी गवर्नमेंट थी वहां पे। 2012 में प्लान तो स्टार्ट कर दिया, बट पता ये लगा कि भाई ये प्लान ठीक ठाक काम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो भी ये कॉम्पोजिशन होता था हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल दैट, ये बहुत इफेक्टिव नहीं था, काम ठीक से हो नहीं पाता था। तो सोचा गया कि इस प्लानिंग कमीशन को पूरी तरह से कर दिया जाए अबैंडन, और इसकी जगह एक नया इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया, एंड दैट वाज कॉल्ड एज चिल्ड्रन नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भी बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीति आयोग।
अगेन इसके जो हेड होंगे वो प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। तो 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई चिल्ड्रन, तो नीति आयोग पे कायदे से काम किया गया। तो प्लान तो था ही 2012 से 17, बट काम कुछ ठीक से इस पे हुआ नहीं। तो नीति आयोग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है मैं आपको बताता हूं। भाई हेड जो होंगे वो तो प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे, बट सारे के सारे स्टेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स जो थे, उन सबको यहाँ पे काउंसिल ऑफ मेंबर्स बना दिया गया कि भाई आपके स्टेट की कोई रिक्वायरमेंट हो तो हमको बताइए। हो सकता है सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है, बट किसी स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो जब 5 ईयर प्लान बनते थे, तो प्लानिंग कमीशन सिर्फ और सिर्फ उन स्टेट्स का भला करती थी जहां पे उन्हीं की गवर्नमेंट होती थी जिनकी सेंट्रल में गवर्नमेंट थी। तो सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार है, स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, तो वो स्टेट तो तरक्की कर जाएगा। बट सेंट्रल में गवर्नमेंट है कांग्रेस की और स्टेट में बीजेपी की, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं दिए जाते थे। और प्लस स्टेट्स का पार्टिसिपेशन भी उतना नहीं था प्लानिंग कमीशन में, उतना राइटफुल से होता ही नहीं था बोलने की, इनको सो कॉल्ड आप बोल सकते हैं परमिशन ही नहीं थी। बट जब नीति आयोग बना, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये डिसाइड किया गया सारे स्टेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर काउंसिल मेंबर्स होंगे। देयर आफ्टर यहाँ पे कुछ पढ़े लिखे काफी दिमागदार एकेडमिशियंस को बैठाया जाएगा, जिनको सीईओ एंड डायरेक्टर की पोस्ट मिलेगी। जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टाटा हो गए, देन अडानीज हो गए, अंबानीज हो गए, दे ऑल वुड बी द इनवाइटी मेंबर्स ऑफ नीति आयोग, ताकि उनसे हम इनपुट्स ले पाए कि भाई कंट्री की तरक्की के लिए आप क्या कर सकते हैं, या कंट्री को अगर आगे ले जाना है तो आपके पास कोई अगर प्लान है तो हमको बताइए, वील गिव सो कॉल्ड रिक्वायर्ड बेनिफिट्स टू यू एज वेल, कि आप बिजनेस सेटअप करें। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो प्लानिंग कमीशन था ना, ये पुराने जमाने का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। सारे के सारे काम चोर लोग यहाँ भर्ती किए गए थे। और नीति आयोग क्या है सर, ये आज के जमाने का आईडीबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक है। एकदम अग्रेसिव, एकदम सो कॉल्ड काम काजी लोग, एकदम कोई भी टाइम पासेस यहाँ पे नहीं है। तो काफी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बन गया ये। तो इट इज जस्ट द सब्स्टिट्यूट ऑफ प्लानिंग कमीशन ओनली। तो अब आपकी कंट्री इंडिया में प्लानिंग कमीशन जैसा कुछ भी नहीं है। 5 ईयर प्लान्स बनने बंद हो गए हैं। नाउ द वर्क इज कैरीड डाउन बाय नीति आयोग बेसिकली। तो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी का मतलब गवर्नमेंट, ये सारे के सारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का एलोकेशन करेंगे और डिसाइड करेंगे कि सोशल और इकोनॉमिक गोल्स जो हम चाहते हैं कि भाई क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, ये सारा का सारा काम डिसाइड करेगी गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में गवर्नमेंट भी काम करती है और प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है। तो वी हैव अ मिक्स्ड सिस्टम। आई रिपीट चिल्ड्रन, वी हैव अ मिक्स्ड सिस्टम बेसिकली। सो प्लीज कॉपी दिस पॉइंट चिल्ड्रन, इकोनॉमिक प्लानिंग, और इसके अंदर का कंटेंट भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। आपकी शॉर्ट नोट साथ साथ रेडी हो जाएगी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में सारी सारी मतलब कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, सारा प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी। हाँ बिल्कुल, बट आई एम नॉट सेइंग कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन जीरो था, ऐसा कुछ नहीं है। यू टेक द एग्जांपल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इनका काम होता है रोड वगैरह बनवाने का, बट ये काम खुद नहीं करते हैं, ये प्राइवेट एजेंसीज को ठेका देते हैं कि आप हमारे लिए इस प्राइस में काम कर दीजिए। तो अल्टीमेटली व्यू करने के लिए, चेक करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स उस रोड पे आके खड़े हो जाएंगे जहां पे रोड लेइंग प्रोजेक्ट चल रहा है। बट काम कोई अडानी और अंबानी जैसे लोग ही करते हैं बेसिकली। ओके, तो ऐसा नहीं ये काम खुद करेंगे, दे विल गेट द वर्क डन बेसिकली। ओके, गॉट इट? यस सर। चलिए, द नेक्स्ट पॉइंट इन लाइन इज चिल्ड्रन सोशल वेलफेयर एज द मोटिवेटिंग फैक्टर। तो यहां पे हम बात प्रॉफिट मोटिव की नहीं करते हैं चिल्ड्रन, हम बात करते हैं कि जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है वो सोसाइटी के वेलफेयर की बात करेगी। जिस चीज को बनाने में, बेचने में सोसाइटी का एडवांटेज ज्यादा हो, हम उसको प्रमोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तेजस एक्सप्रेस का नाम सबने सुना होगा। अब तेजस एक्सप्रेस इज अ प्राइवेट रन ट्रेन चिल्ड्रन, और इसको अडानी अंबानी जैसे कुछ परिवार इंडिया में चलाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दे विल चार्ज रैम्पंट एयर फेयर। तो गवर्नमेंट ने इनको बोला कि भाई दो तरह की तेजस है, एक गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, एक प्राइवेटली कंट्रोल्ड। गवर्नमेंट कंट्रोल तेजस का किराया दिल्ली टू लखनऊ अगर 1065 है, तो प्राइवेट तेजस का किराया मान लीजिए 1365 होगा। अब लोग कहेंगे गवर्नमेंट को, भाई आप वाली तेजस सेम टाइम लेती है, प्राइवेट तेजस भी सेम टाइम लेती है, तो ये पैसे ज्यादा क्यों ले रही है? गवर्नमेंट ने कहा भाई ये प्राइवेट ट्रेन है, ये हमारी ट्रेन है, अगर हमारी वाली लेट हो जाती है तो हम कोई रिफंड आपको नहीं करेंगे। अगर ये वाली ट्रेन लेट हो जाती है
₹200 पर आवर आपको रिफंड दे दिया जाएगा, ₹200 पर आवर। तो अगर 3 घंटे ट्रेन लेट हो गई तो ₹600 आपको वापस मिलेंगे, हमारी वाली में वापस नहीं मिलेंगे। तो अगर किराया ज्यादा ले रहे हैं तो वापस भी कर देंगे आपको अगर लेट हुए। दिस फैक्टर इज समहाउ कॉल्ड एज सोशल वेलफेयर इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। बट अगेन ये तो किताबों में पढ़ाया जाता है बच्चों को, अंदर ही अंदर अगर सेम ट्रैक पे ट्रेनें हैं बच्चों, गवर्नमेंट अपनी तेजस को रोक देगी और प्राइवेट तेजस को जाने देगी, ताकि प्राइवेट तेजस डिले ना हो और इस प्राइवेट तेजस के ऑपरेटर को पैसे वापस ना करने पड़े। तो वो कहने को सब कुछ चलता है, बट अंदर ही अंदर सबका अपना जुगाड़ पानी सेट रहता है। मेरा भारत महान, 100 में 99 भाई महान। चलिए, economic inequalities. Some people have a huge income earning capacity, some people have very less income earning capacity. तो इस चीज को गवर्नमेंट इक्वेट कैसे करेगी? जो रिच कम्युनिटी है उनसे ज्यादा टैक्स लेंगे और जो पुअर कम्युनिटी है उनको हम रिलीफ दे देंगे। तो गांव वगैरह में गवर्नमेंट ने बोला एवरी पर्सन अबव द एज ऑफ 18 years विल बी गेटिंग 2000 रुपीज पर मंथ। तो घर में अगर 4 लोग हैं 18 साल से ऊपर वाले, तो पूरे फैमिली को फोकट में कितने पैसे मिल रहे हैं बच्चों? 8000। और आपके पापा हर महीने शायद 15,000 सरकार को टैक्स देते होंगे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को कन्वर्ट कर रही है इकोनॉमिक इक्वालिटीज में। फ्रॉम द रिच कम्युनिटी वील कलेक्ट टैक्स एंड टू द पुअर पीपल वील पे टैक्स। तो आपने स्कीम्स का नाम सुना होगा ना, ये प्राइम मिनिस्टर वेलफेयर योजना वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ता है जब ऐसा बोला जाता है। सारी योजनाओं का नाम क्या होना चाहिए? टैक्स पेयर योजना, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज हुज मनी दैट इज यूज्ड चिल्ड्रन, टैक्स पेयर मनी। प्राइम मिनिस्टर रोड डेवलपमेंट प्लान, गलत, इट शुड बी टैक्स पेयर रोड डेवलपमेंट प्लान। समझ में आ गया? सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, या मान लीजिए बच्चा पालन योजना कोई बन गई, तो इस सारी योजनाओं का नाम हो जाना चाहिए टैक्स पेयर योजना, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा किसका देती है इन लोगों को? टैक्स पेयर का ही तो पैसा दे रही है। तो व्हाई दीज योजनास आर नेम्ड लाइक वाइज? ये गलत चीज है, आवाज उठाइएगा इसके खिलाफ। खैर, पॉइंट लिख दीजिए, इकोनॉमिक इक्वालिटीज चिल्ड्रन। समझ में आ गया इकोनॉमिक इक्वालिटीज कैसे होंगी? सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी? बच्चों, रिजर्वेशन सिस्टम का नाम सुना है आपने? कि भाई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, नो फॉरवर्ड क्लासेस, इन सब को गवर्नमेंट स्पेशल बेनिफिट्स देती है जॉब्स में। कुछ बच्चों को राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत फ्री में एजुकेशन दी जाती है सो कॉल्ड स्कूल्स में, और उनको बुक्स और कॉपीज के भी पैसे गवर्नमेंट फंड से ही प्रोवाइड किए जाते हैं। ये सारी चीजें किसको खत्म करेंगी? सोशल इनइक्वालिटी को। बट हर महीने वो फ्री में पैसा देना, टैक्स पेयर से ज्यादा पैसा लेना, ये इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात है। तो व्हेन मनी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व वी कॉल इट एज इकोनॉमिक इक्वालिटी। बट जब हम कास्ट सिस्टम पे आ जाते हैं, हम कुछ बेनिफिट्स देते हैं लोगों को उनके सो कॉल्ड कल्चरल वैल्यूज के बेसिस पे, देन वी कॉल इट एज व्हाट? सोशलिस्टिक इक्वालिटी। समझ में आ गई बात? Children understood what is the meaning of economic and socialist equality? तो ये मत समझिएगा कि सोशलिस्ट इक्वालिटी का मतलब होता है कि डॉक्टर की और जमादार की सैलरी सेम होगी, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्किल वील ट्राई टू फोकस ये जो इनकम डिफरेंसेस हैं ये काफी कम हो। तो बेस्ड ऑन स्किल, टैलेंट एंड एफिशिएंसी चिल्ड्रन, आपकी इनकम ज्यादा मेरी कम, मेरी इनकम ज्यादा आपकी कम, ऐसा हो सकता है। बट बेस्ड ऑन कास्ट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो हम स्कूल में आपको परमिशन दे देंगे कि भाई आप फ्री फीस में, कम फीस में पढ़ लीजिए। हम जॉब्स में आपको रिजर्वेशन दे देंगे, बट जब आप जॉब में आ जाएंगे, व्हाट इट क्लियर, आपकी भी सैलरी उतनी ही होगी जितनी एक हायर कास्ट वाले पर्सन की होगी। यहां पे कोई डिफरेंसेस नहीं किए जाएंगे। देन वी हैव क्लासलेस सोसाइटी, व्हेन ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द स्टेट चिल्ड्रन। तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किसकी जेब में जाएगा? गवर्नमेंट की जेब में। तो कोई भी अडानी और अंबानी जैसा बहुत रईस नहीं बन पाएगा। तो जितने अडानी, अंबानी, रिच, सुपर रिच आपको इंडिया में नजर आते हैं चिल्ड्रन, ये फॉरेन कंट्रीज में नहीं होते हैं, ये इंडिया में ही आपको नजर आएंगे बेसिकली। अपडेट दिस सुपर क्विकली। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन चिल्ड्रन, एवर हर्ड Lucknow University, Delhi University offering discount on early admissions?
नो, एमिटी एडमिशन पे डिस्काउंट देता है। स्टार्टिंग में आप एडमिशन ले लीजिए, बोर्ड का रिजल्ट आने से पहले 20% फीस ऑफ, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। कभी सुना है इंडियन रेलवे कॉम्पीटिंग विद द स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कि हमारा टिकट खरीदिए 20% डिस्काउंट मिलेगा? नो, यहाँ पे कंपटीशन जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, बिकॉज ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय होम चिल्ड्रन, गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर की बात करती है, सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेशन की बात करती है, म्यूचुअल गुडविल प्रिवेल करेगा चिल्ड्रन। बहुत जगह आपने देखा होगा बस स्टॉप का टाइम और ट्रेन का टाइम कोऑर्डिनेटेड होता है। कैसे सर? सवेरे आपकी ट्रेन 6 बजे किसी शहर में पहुंचनी है, वहां से आपको आगे जाना है, बट वहां ट्रेन नहीं है, बस से जाना पड़ेगा। तो बस सर्विस 5:30 पे स्टार्ट नहीं होगी, बस सर्विस फिर 6:30 बजे से स्टार्ट होगी कि लोग ट्रेन से आ जाएं, उसके बाद बस हायर करके कहीं जा पाए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल और स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एज सच। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपको कंपटीशन मिलेगा, भयंकर मिलेगा। सोशलिस्ट में देयर इज नो सेंस ऑफ कंपटीशन एज सच। समझ गए बात को? सो विद दिस वी फिनिश ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज फीचर्स चिल्ड्रन। डेफिनेशन के हिसाब से ही थे, और मेरिट्स में भी आपको काफी चीजें सेम मिल जाएंगी। सो आई विश टू राइट एवरीबडी द हेडिंग मेरिट्स ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी चिल्ड्रन, जिसका पहला मेरिट है बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब तक एक इंस्टॉल किए गए हैंडपंप से पानी आता रहेगा चिल्ड्रन, विल द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट बी विलिंग और विशिंग टू चेंज इट? नो। बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता तो मैनुअल वाटर पंप हटा के तुरंत अडानी अंबानी और ये एयरटेल वाले क्या करते? स्मार्ट हैंडपंप लगा देते, जिससे लोगों से वो ज्यादा किराया ले पाए। एक बेस्ट एग्जांपल की बात करता हूं मैं। Children, people must have went to railway station many times in their life. सब लोग गए रेलवे स्टेशन? Anybody who travels only through flights and planes शायद नहीं गए होंगे, बट बाकी लोग तो गए ना रेलवे स्टेशन। उज्जवल जी विजिट किया रेलवे स्टेशन? यस सर। तुषा जी विजिट किया रेलवे स्टेशन? यस सर। अगर हमारी ट्रेन नहीं आती और हमको वेट करना होता है, तो हम कहाँ पे वेट करते हैं बच्चों? तो वेटिंग रूम में। गॉट इट क्लियर? तो कुछ जनरल वेटिंग रूम्स होते हैं और कुछ एसी वेटिंग रूम्स होते हैं। अब एसी में कभी कभी 3 टियर एसी, 2 टियर एसी और फर्स्ट एसी का वेटिंग रूम एक होता है, और कभी कभी अलग होता है। भाई फर्स्ट ईयर वालों ने ज्यादा पैसे दिए हैं तो इंडियन रेलवे कह रहा है आपका वेटिंग रूम थोड़ा अलग होगा, सेकंड एसी वालों ने थोड़े कम और थर्ड एसी वालों ने एकदम कम, तो इनका वेटिंग रूम भी अलग अलग है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन इतनी हो गई, जुगाड़ पानी से जो एसी फर्स्ट वाला वेटिंग रूम होता है ना, वहां पे 3 टियर एसी के पैसेंजर्स भी लदे रहते हैं। सोचा गया कि इनको कैसे भगाया जाए, भगाएंगे तो वोट बैंक को खतरा होगा। तो एक काम किया गया, अडानी और अंबानी से बात की गई, भाई क्या किया जाए। उन्होंने कहा वेटिंग रूम जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए, क्या क्रिएट कर दीजिए? लॉन्च। 150 रुपीज फर्स्ट 1 आवर का खर्चा, उसके बाद 70 रुपीज पर आवर पे करना पड़ेगा। तो अगर आप बच्चों 6 आवर्स यहाँ पे स्टे कर गए, ये पर मेंबर होता है, पर टिकट नहीं होता, ओके, और आपके परिवार में 4 लोग हैं, तो एक आदमी कितना पैसा लगेगा एक का? देखिएगा, 150 रुपए पहले घंटे का, 6 घंटे आपने स्टे किया, 5 घंटे का 70 रुपीज के हिसाब से कितना हो गया? 350 और 150 500, और 4 लोगों का कितना हो गया? 2000 रुपए आपको देना पड़ेगा। सर मान लीजिए वहां पे बैठे हैं, टाइम पूरा हो जाएगा, तो वहां का जो एम्प्लॉय होगा ना, आपको कहेगा भाई साहब चलिए समय पूरा हो गया आपका, तो 2000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। इस 2000 का पेमेंट इतना ज्यादा क्यों रखा गया है? पहले तो इसका हाई फाई नाम रख दिया गया, व्हाट? लॉन्च। यहाँ पे आपका एसी बहुत बढ़िया चलेगा, यहाँ पे सोफा बहुत बढ़िया मिलेगा, यहाँ रिक्लाइनर्स होंगे, चाय कॉफी ड्राई स्नैक्स बिस्किट वगैरह भी इस पैसे में शायद फ्री मिल जाए, बट मैंने कहीं देखा नहीं ऐसा इंडिया में अभी तक। तो सो कॉल्ड यहाँ पे तो भीड़ भड़क्का भयंकर है। हेयर वी हैव एक्सक्लूसिव लीस्ट नंबर ऑफ पीपल। इसका ऑपरेशन अडानी अंबानी के हाथ में है, इसका ऑपरेशन भारत सरकार के हाथ में है। यहाँ पे क्लीनलीनेस लेवल वुड बी सुपर हाई, और यहाँ पे चूहे भी आपके बगल में फुदकते रहेंगे। समझ में आ गया? जो बिस्किट आप खा रहे हैं वही बिस्किट चूहे भी खाएंगे, थोड़ा सा पैकेट में एक बिस्किट निकाल के ले गए। तो अब ये दोनों को जब मिला देते हैं ना बच्चों, तो क्या बन जाता है? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। सिर्फ ये रहेगा तो सोशलिस्टिक, और सिर्फ ये रहेगा तो कैपिटलिस्टिक। तो बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज समझ में आ गया? तो वेटिंग हॉल जो सेटअप किए गए रेलवे स्टेशन में चिल्ड्रन, they were set up for the principle of
मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। और उसके बाद यहाँ पे साफ साफ लिखा है लग्जरीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड, लॉन्च जैसी चीजें बिल्कुल भी नहीं बनाई जाएंगी। सोशलिस्टिक में ऐसा ही होता है, बट मिक्स्ड में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट कंट्रीब्यूशन से लॉन्च बनेंगे, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन से क्या बनेगा, वेटिंग रूम बन जाएगा। व्हाट इट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। याद करिए एयरटेल का जो एग्जांपल दिया था 4G टावर वाला, भारत संचार निगम लिमिटेड तब तक अपने 4G टावर को नहीं उतारेगा जब तक 5G की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं आ जाती, या उनको लगता है कि 4G से वेलफेयर नहीं हो पा रहा। बट एयरटेल, रिलायंस, जियो, इनको तो जैसे ही नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, व्हाट दे वुड डू, ये इस टेक्नोलॉजी को चेंज कर देंगे। समझ में आ गई बात? तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम चिल्ड्रन, कोशिश की जाती है कि सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम में इसको रिजॉल्व कर दें, बट जनरली बोला जाता है, ऐसा कुछ हो नहीं पाता। तो इफ वी टॉक अबाउट वो कौन सी वेबसाइट है चिल्ड्रन, www.naukri.com सुना आपने? एक वेबसाइट है टाइटल्ड एज monster.in चिल्ड्रन। यहाँ पे आप अपना रेज्यूमे डाल दीजिए, आपको जॉब ऑफर आ जाता है। इट इज कैपिटलिस्ट, बट गवर्नमेंट का जो सो कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट सेंटर है, वहां पे आप अपना सीवी डाल दीजिए, अगले जन्म तक तो शायद कॉल वहां से आ ही जाए। तो ये लोग बहुत प्रोएक्टिव टाइप के नहीं होते हैं, बट कोशिश करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कम किया जाए। बट पिछले 40-50 साल में ये नहीं कर पाए। तो 90 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो सोचा गया कि भाई सोशलिस्टिक पैटर्न चल नहीं पा रहा है, अगर देश की तरक्की करनी है तो हमको थोड़ा सा किसान मिक्स फ्रूट जैम खाना पड़ेगा। एलिमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सर ये क्या होता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात अगर करें चिल्ड्रन, तो मेनी अ टाइम्स व्हाट वी हैव सीन, कंट्री में इन्फ्लेशन चलता है एंड मेनी अ टाइम्स deflation. What is inflation? A period where prices of goods and services happen to be continuously rising. Sir, what is deflation? A situation or a period where we observe that prices are continuously falling. अभी बच्चों आपने देखा होगा टोमेटो का जो प्राइस है वो बहुत भयंकर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया सर? गर्मी की वजह से बहुत फसल खराब हो गई, जिससे उतनी पैदावार हुई नहीं, या हुई तो उतना आउटपुट हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए, वेस्ट हो गया। सप्लाई वेंट डाउन, प्राइस क्यों बढ़ी? क्योंकि डिमांड तो कंट्री में उतनी थी बट सप्लाई कम हो गई। तो सेम डिमांड पे अगर सप्लाई कम हो जाती है, इट इज अ पीरियड ऑफ शॉर्टेज। यस और नो चिल्ड्रन? शॉर्टेज के केस में बिजनेसमैन अपनी पैसे को कमाना चाहता है तो वो चीजों को महंगे में बेचेगा। यहाँ पे बिजनेसमैन का मतलब फार्मर्स भी हो गए एज वेल एज वो किसान भी हो गए चिल्ड्रन। तो मेनी अ टाइम्स कंट्री में बूम भी आता है। कब आता है बूम? जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, रैम्पेंट प्रोडक्शन है, प्राइसेस बढ़िया मिल रहे हैं, बिजनेसमैन क्या सोचेगा, करो दनादन प्रोड्यूस, जितना करते हो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। एंड मेनी अ टाइम्स हालत खराब होती है देश की। कोविड पीरियड में, लॉकडाउन में क्या हुआ बच्चों? मैक्सिमम बिजनेस सेंटर्स वर शट डाउन और क्लोज। तो कंट्री वॉज सफरिंग फ्रॉम द पीरियड ऑफ डिप्रेशन। इसी में अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह हो जाता है। तो कैन यू एक्सपेक्ट पीपल लाइक अडानी, अंबानी और मी और यू विल टेक एफर्ट्स टू हैव द कंट्री इन रिकवरी मोड चिल्ड्रन? हम ये काम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, हमारे पास पैसे ही नहीं है। हु इज गोइंग टू डू दीज एक्टिविटीज? गवर्नमेंट करेगी। तो अगर कंट्री में प्राइसेस आर राइजिंग हाई, शॉर्टेज है सामान का, तो गवर्नमेंट विल मेक एफर्ट्स टू इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज, ताकि हमारी कंट्री में इसकी सप्लाई प्रॉपर हो जाए। तो अभी दिल्ली में ही गवर्नमेंट ने एफर्ट किया और टोमेटो का प्राइस रिड्यूस करके 80-85 कर दिया गया है। शहर में भी शायद कम हो गया कि नहीं हुआ? थोड़ा बहुत कम हो गया, 130 हो गया सर। अच्छा 130 हुआ, चलिए धीरे धीरे कम होगा। व्हाट इट क्लियर? और जब डिफ्लेशन होगा, प्राइसेस गिर रहे हैं, बिजनेसमैन को लॉस हो रहा है, बिजनेसमैन सोच रहा है कि या तो आत्महत्या कर लूं या तो बिजनेस बंद कर दूं, क्योंकि भाई मेरी दुकान पे सामान बहुत ज्यादा पड़ा है। आई रिपीट चिल्ड्रन, सामान बहुत ज्यादा पड़ा है बट कोई खरीदार है ही नहीं। तो जब हमारे यहाँ कोई खरीदार होगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे? खुद तो खा नहीं जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि बिजनेस बंद कर दें, बट हु विल कम टू आवर सपोर्ट चिल्ड्रन? गवर्नमेंट आएगी। गवर्नमेंट कहेगी आपका सामान नहीं बिक रहा, लाइए हमको बेच दीजिए, हम इसको मार्केट में किसी और को बेचेंगे। हम आपको किसी दूसरी कंट्री में भेज देते हैं, वहां पे जाइए, इनको एक्सपोर्ट करके चले आइए। वहां पे ट्रेड फेयर लगा हुआ है, ऑटो एक्सपो लगा हुआ है, ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एग्जीबिशन लगी है, जाइए वहां चले आइए। तो जब एग्रीकल्चर चीजों के प्राइसेस कम होते हैं चिल्ड्रन,
तो गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आती है, सुना होगा आपने इस पॉलिसी का नाम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। रिपीट चलन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इतना ज्यादा एग्रीकल्चर आउटपुट हो गया कि बायर मार्केट में है ही नहीं। तो बच्चों जब बायर बाजार में होगा ही नहीं, क्या कोई खरीदने वाला आएगा? नहीं आएगा। किसान के पास आउटपुट ढेर सारा पड़ा है, बायर है ही नहीं, तो फार्मर इज सफरिंग व्हाट चिल्ड्रन? लॉस, प्राइसेस आर गोइंग डाउन। कौन कूदेगा यहाँ पे? यहाँ पे कूदेगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की एंटरप्राइज, जिसको आप सो कॉल्ड स्टेट की डेफिनेशन में कवर कर सकते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से एक बढ़िया ल्यूक्रेटिव प्राइस पे उनकी फसल खरीदेगा और पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करने की या कंट्री के बाहर एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। तो हु इज गोइंग टू कंट्रोल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चिल्ड्रन? गवर्नमेंट बेसिकली। समझ में आई बात? पक्का? चलिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने। इक्विटेबल है बच्चों, इक्वल नहीं है। सर फर्क क्या होता है दोनों में? इक्वल होता तो इसका मतलब चपरासी की सैलरी और पुलिस कमिश्नर की सैलरी सेम होगी, बट इक्विटेबल में ऐसा नहीं होता। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द स्किल, आई रिपीट चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू द स्किल इनकम वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आप ये हेडिंग लिखकर ये पॉइंट्स नोट करें, स्किल, efficiency which comes through education basically. This is the basis which is considered for the distribution of income. आप अपने घर का एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या बच्चों झाड़ू पोछे वाली को और खाना बनाने वाली को सेम पैसे देंगे हम? नो। झाड़ू पोछा करने वाली की जो स्किल है वो थोड़ी छोटी है, गिरी हुई स्किल है, तो पैसे कम होंगे। खाना बनाने वाली आंटी की स्किल थोड़ी ज्यादा है, तो पैसे थोड़े से ज्यादा होंगे। समझ गए इस बात को? पक्का? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज नॉट इक्वल, इट इज रादर इक्विटेबल। आप अपने स्कूल में देख लीजिए, जो टीचर्स जूनियर क्लासेस को पढ़ाते हैं और जो टीचर्स चिल्ड्रन सीनियर क्लासेस को पढ़ाते हैं, डू दे गेट सेम सैलरी? नो। जूनियर क्लास के टीचर्स की सैलरी कंपैरेटिवली कम होगी और सीनियर की ज्यादा। सीनियर में भी बाइफरकेशन है। अगर सो कॉल्ड हमारे ओल्ड 10, 20, 30 इयर्स के एक्सपीरियंस टीचर्स हैं तो देयर सैलरी वुड बी हाई। न्यू टीचर है, 2 साल पहले ही अभी रिक्रूट हुए हैं, अभी तो भाई इनको टाइम लगेगा ऊपर आने में, इनकी सैलरी कंपैरेटिवली पुराने टीचर से कम होगी। ओल्ड टीचर में भी गेटिंग 1 लाख रुपीज पर मंथ, न्यू टीचर में भी गेटिंग 45,000 रुपीज पर मंथ। सो दिस इज नोन एज इक्विटेबल। तो इक्विटेबल को और इक्वल को कंफ्यूज मत करिएगा। एलिमिनेशन ऑफ क्लास स्ट्रगल ऑलरेडी टोल्ड चिल्ड्रन। हैव्स और हैव नॉट्स में जो डिफरेंस है वो कैसे खत्म होगा? द रिच कम्युनिटी विल बी इम्पोज्ड विद ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स परसेंटेजेस, वो सरकार को ज्यादा टैक्स देंगे और ये टैक्स का पैसा किसको जाएगा? गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट क्या करेगी इस पैसे से बच्चों? क्या करेगी? वेलफेयर करेगी। इसी वेलफेयर को क्या बोलते हैं? प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी। पीपल मस्ट हैव हर्ड अबाउट ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। सर ये क्या होता है? आगे सुनते जाइए। ग्रेचुटी बेनिफिट, सर ये क्या होता है? अगर आप एक बहुत बड़ा सा बिजनेस इंस्टीट्यूशन है तो गवर्नमेंट आपके ऊपर ऐसे कंपल्जन्स लगाती है। सर कैसे कंपल्जन्स? आप एम्प्लॉय को जो सैलरी दे रहे हैं उसमें से हर महीने 1800 रुपए काट लीजिएगा और अपने पास से भी 1800 में लाइएगा। एवरी एम्प्लॉयर इन इंडिया इज इंस्ट्रक्टेड दिस, प्रोवाइडेड ही और शी इज एम्प्लॉइंग a sufficient good number of people in the organization। अब ये नहीं कि 2 लोग को चाय की दुकान पे रखा है तो स्कीम मिले, नहीं नहीं नहीं, मिनिमम 10 एम्प्लॉइज होने चाहिए। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। हर महीने एम्प्लॉय को जो सैलरी दी जा रही है, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी पैसा काट सकते हो, बट मिनिमम 1800 रुपए आपको काटना पड़ेगा और 1800 रुपए एम्प्लॉयर अपने पास से भी मिलाएगा। व्हाट इज द टोटल चिल्ड्रन? 3600। This money will be going into the pocket of EPF department, EPFO बोलते हैं, Employee Provident Fund Organization। हर महीने पैसा जमा होता है और जब आप रिटायर होंगे इस 3600 के 2 हिस्से होते हैं। एक पार्ट ऐसा होगा जो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको मिल जाएगा, दैट इज 1/3 पार्ट बेसिकली।
दूसरा 2/3 पार्ट गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और हर महीने आपको रिटायरमेंट के बाद खर्चा पानी चलाने के लिए क्या मिलेगा चिल्ड्रन? पेंशन। सर मान लीजिए उस इंसान की डेथ हो गई तो उसकी वाइफ को पेंशन मिलेगी। सर उसकी भी डेथ हो गई, अगर बच्चे अनमैरिड है और डिपेंडेंट थे अपने पिता पे तो उनको पेंशन मिलेगी और उसके बाद पूरा फंड का पैसा वापस आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे एम्प्लॉइज इन इंडिया जिनकी सैलरी लेस देन और इक्वल टू 10,000 रुपीज है चिल्ड्रन, ये पुराना रूल है, नया गूगल करके देख लीजिएगा आप क्या है, उनको अगर तबियत खराब हो जाए, चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, वो बहुत महंगा हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाते, कौन आएगा उनकी हेल्प करने? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो आपकी तबियत खराब है, आप ईएसआई ऑफिस में जाइए, डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए, डॉक्टर आपको पर्ची बना के देगा, मार्केट में जाके दवाई ले लीजिए, बिल सबमिट कर दीजिए, सरकारी इंश्योरेंस आपका पैसा रियम्बर्स कर देगा। तो मैंने एचडीएफसी का मेडिक्लेम लिया हुआ है बिकॉज आई कैन अफोर्ड टू पे 25,000 रुपए महीना, बट जो बेचारा 25,000 रुपए साल, जो 25,000 रुपए साल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं भर सकता, मतलब वो कुछ भी नहीं भर सकता, पैसे ही नहीं बेचारे के पास, उसको किसकी मेंबरशिप मिलेगी? ईएसआई की। और ये बच्चों कंपलसरी मेंबरशिप होती है। सर कैसे? जब आपकी सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ से ऊपर बढ़ जाएगी ना, ऑटोमेटिकली आपकी ईएसआई की मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। अब आप जाइए प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से मेडिक्लेम का बेनिफिट लीजिए। तो गरीब लोगों के लिए मेडिक्लेम ईएसआई के नाम से है। अंडरस्टूड? तो गवर्नमेंट सर कहां से पैसा लाती है इन स्कीम्स को चलाने के लिए? जो टैक्स पेयर का पैसा लिया हुआ है ना, वो है बेसिकली। व्हाट इज दिस चिल्ड्रन? ग्रेचुटी। आपका एम्प्लॉयर रिटायरमेंट के टाइम पे लास्ट 6 मंथ्स की सैलरी के बराबर आपको बढ़िया पैसे दे देगा। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रेचुटी। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में तो हम एम्प्लॉय की सैलरी से ही 200-400 रुपए महीना काट लेते हैं सब एम्प्लॉयज से, और जब रिटायर होंगे तो व्हाट विल पे देम? ग्रेचुटी दिया जाएगा। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? बट गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स पेयर के पैसे से ग्रेचुटी देती है। तो इट इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। और अभी बचे हैं, परेशान मत होइए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है, ऐसे ढेर सारे हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट कहां से देगी? टैक्स पेयर के पैसे से ही आपको देगी। सो हियर सर्टेन थिंग्स आर रिटन, इट इज हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ओल्ड एज पेंशन वगैरह वगैरह वगैरह, ढेर सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये सोशलिस्टिक सोसाइटी में है बच्चों, कैपिटलिस्ट में नहीं होते हैं। बट अगेन कैपिटलिस्ट जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं, आज वैसा कैपिटलिस्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इवन अगर कोई कंट्री अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनली बच्चों कैपिटलिस्ट बोले भी, तब भी वो एम्प्लॉयज की अपनी खास चिंता करती रहती है। ओके, तो ये जो बेनिफिट्स आपको थे ये मैंने लिख के दिखा दिए, एग्जाम में इनको कोट करके हाईलाइट जरूर करिएगा, यू विल फेच गुड मार्क्स, या कोई एलिमिनेशन नहीं होगा कम से कम मार्क्स का। समझ में आ गई बच्चों बात? चलिए, तो आज की सेवाएं लगभग समाप्त है। एक पॉइंट बस और पढ़ लें, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? भाई अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करिए, जो बैकवर्ड सोसाइटी से आ रहा है उसको रिजर्वेशन देके अपॉर्चुनिटी दे दीजिए, और कुछ खास है नहीं। रैपिड ग्रोथ कंट्री का बच्चों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे कैपिटलिस्ट का ग्रोथ होगा। अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स? चलिए, तो रैपिड ग्रोथ अगर देश की करनी है तो हमको कौन सा सिस्टम लाना पड़ेगा? सोशलिस्टिक सिस्टम। कैपिटलिस्टिक में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ग्रो करेगा, देश ग्रो नहीं करेगा। गॉट इट? एंड द लास्ट पॉइंट चिल्ड्रन, रोटी कपड़ा मकान सोशलिस्ट में मिलेगा, बर्गर पिज्जा चाउमीन कैपिटलिस्ट में मिलेगा। गॉट इट क्लियर? तो खैर यहाँ पे तो पॉइंट्स 8-8-9-9 है, बट एग्जाम में कोई इतना बड़ा आंसर नहीं आता कि 9 लिखने पड़े। पढ़िए सब बच्चों, ज्ञान तभी पूरा कंप्लीट होगा। एग्जाम में लिखने के लिए कोई 4-5 रट लीजिएगा। फाइन, चलिए, तो डीमेरिट्स की पढ़ाई बच्चों अगली क्लास में करेंगे विद मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक में कुछ खास आपको नहीं पढ़ना है, बस सोशलिस्टिक और पॉलिटिकल बोल गया मैं, कैपिटलिस्टिक, इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? मिक्स बन जाएगा। तो मिक्स में मेरे को बहुत ज्यादा कुछ आपको समझाना नहीं पड़ेगा। एंड देयर आफ्टर ये कुछ अपने जैसे वो G20 और G30 और G7 कंट्रीज है ना, ये कुछ डेफिनेशन है। तो अगली क्लास में मेरे को लग रहा है इस चैप्टर को शायद पूरा कर ले, आज नहीं हो पाया, बट नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। ठीक, कोई क्वेरी चिल्ड्रन? नो क्वेरीज? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।